नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न परीक्षाओं के संस्थानों द्वारा कराए जाने वाले मॉडल टेस्ट पेपरों को सॉल्व कराते हैं। तो इसी सीरीज़ में अभी तक आप लोग उत्तर प्रदेश RO के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग करेंगे दृष्टि IAS संस्थान के UPSC 2024 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज़। तो इस मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे दृष्टि IAS संस्थान का पेपर संख्या पहला। तो चलो मित्रों, टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़िए मित्रों और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अफ्रीकी चीतों में की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं लेकिन उनकी खाल मोटी होती है। दूसरा, संरक्षित क्षेत्रों में देखते हैं क्या है, अफ्रीका के चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं लेकिन उनकी खाल मोटी होती है। नंबर सेकेंड, संरक्षित क्षेत्रों में 90% चीता शावकों की मृत्यु का कारण परभक्षण है। नंबर थर्ड, एशियाई चीते 1952 तक भारत से विलुप्त हो चुके थे। अफ्रीकी चीतों को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आप हमको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, केवल एक सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही हैं। ऑप्शन सी कह रहा है केवल 3 सही हैं। या ऑप्शन डी सभी चारों सही हैं। तो क्या है, एशियाई चीतों की बात की जा रही है मित्रों। तो एशियाई चीतों की अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है। एशियाई चीते छोटे होते हैं, ठीक है, और उनकी खाल क्या होती है, मोटी होती है। ये बात मित्रों क्या है, पूर्णतः सत्य बात है। अगर हम संरक्षण क्षेत्रों के बारे में बात करें तो 90% शावकों की मृत्यु बहुत अधिक परभक्षण के कारण ही होती है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। एशियाई चीते वर्ष 1952 तक विलुप्त हो चुके थे। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। एशियाई चीते 1952 तक विलुप्त हो चुके थे। एशियाई चीते अब केवल कहाँ पे हैं, अगर हम बात करेंगे तो एशियाई चीते वर्तमान समय में केवल ईरान में हैं। कहाँ पर हैं मित्रों, ईरान में हैं। और अगर हम बात करें कि अफ्रीकी चीते IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में हैं, सुभेद श्रेणी में हैं। यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन चारों हमारे सही हैं। यानी यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर आपका डी आंसर होगा। ओके मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसको समझते हैं। पहला कथन एक, वन्य जीव और वनस्पतियों CITES की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के COP19 में भारत के शीशम को सम्मेलन के परिशिष्ट सेकंड में शामिल किया गया था। ये तो कथन पहला हुआ। कथन दूसरा क्या है, परिशिष्ट सेकंड में एक पक्षकार के अनुरोध पर शामिल प्रजातियां शामिल हैं जो पूर्व से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित कर रहा है तथा जिन्हें अस्थिर या अवैध शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता है। उपरोक्त कथनों में से एक संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्या, कौन सा कथन क्या है यहाँ पे सही है, देख लो इनमें। पहला कथन क्या कह रहा है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ओके, बी ऑप्शन क्या है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 क्या है, गलत है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, क्या कहा जा रहा है
यहाँ पर यदि हम बात करें कि CITES यानी वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय अभी समय COP19 में भारत के शीशम को परिशिष्ट सेकंड में शामिल किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। और अगर हम COP19 के बारे में बात करें तो ये पनामा में हुई थी। कहाँ हुई थी? पनामा में हुई थी। ठीक है मित्रों, कहाँ पर हुई थी? पनामा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी मित्रों? पनामा में हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें परिशिष्ट 2 में क्या बोला है? एक पक्षकार के अनुसार शामिल प्रजातियां शामिल हैं जो पूर्व की प्रजातियों को नियंत्रित कर रहा है और जिन्हें अस्थिर और अवैध शोषण में शामिल किया गया है। परिशिष्ट 2 में अगर हम बात करें तो उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है जो निकट भविष्य में लुप्त होने की कगार पर हैं, लुप्त प्राय हैं। ठीक है, और इन प्रजातियों को सख्त तरीके से इनके व्यापार को रोका जाता है। ठीक, तो आपकी जो ये दूसरी बात की जा रही है अवैध शोषण रोकने के लिए सहयोग की आवश्यकता है, ये बात क्या है मित्रों? ये गलत है। प्रजातियां शामिल हैं जो पूर्व से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित कर रहा है। ये बात क्या है मित्रों? ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि ये बात जो बात की गई है ये परिशिष्ट 3 में बात की गई है। किस में की गई है? परिशिष्ट 3 में। यानी पहला सही दूसरा गलत, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है 3? इसे समझते हैं। 3 पर क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निडेरियन जेलीफिश समुद्री एनिमोल मोन और प्रवाल सहित जलीय जीवों के एक समूह को संदर्भित करता है। सभी निडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम हैं। कुछ निडेरियन शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि बात करें निडेरियन जेलीफिश समुद्री एनिमो प्रवाल सहित जलीय जीवों का एक समूह है, तो ये बात मित्रों क्या है? पूर्णतः सही है। सभी निडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम हैं, ये भी बात क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। कुछ निडेरियन शैवाल के साथ सहजीवी के संबंध को प्रदर्शित करते हैं, ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम बात कहा जाते हैं निडेरियन जिसे सिलिट्रेन क्या बोला जाता है? सिलिट्रेट क्या बोला जाता है निडेरियन को? निडेरियन को बोला जाता है सिलिटेंट। क्या बोला जाता है मित्रों? सिलिटेंट बोला जाता है और इन्हें सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ये तीनों बातें सही हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है 4? उसे समझते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था। इसे वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध प्रजातियों में से 7 प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। वह नदी जो इस उद्यान से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है घड़ियाल, मगर तथा अन्य जलीय जीवों का आवास है और सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है तथा यमुना की सहायक नदी है। इस रिजर्व के भूभाग की विशेषता व्यापक पठार और घाटियां हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्णन ऊपर? ठीक है, 1981 में बनाया गया था, 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए घोषित किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? तो ये सारी बातें की गई हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। किसके बारे में की गई हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत का 22वां कौन सा है? भारत का 22वां टाइगर रिजर्व है। और अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, कहाँ पर मित्रों? मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का ये कौन सा है?
5वां राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना तथा समाप्त करना। दूसरा, HFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन क्षरण पदार्थ ODS माना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? क्या है? कौन से कथन हमारे सही हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन चलें हम लोग, क्या कह रहा है ऑप्शन? ऑप्शन आपके केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा, ना 1 ना 2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंडवॉच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह समुद्री पर्यावरण में बालू तथा अन्य अवसाद निष्कर्षण पर पहला वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म है। इसे ग्रेड जिनेवा द्वारा विकसित किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का एक केंद्र है। यह ड्रेजिंग जहाज़ों के संचालन की पहचान करने के लिए जहाज़ों से स्वचालित पहचान प्रणाली AIS सिग्नल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करता है। इसका अनुमान है कि समुद्र एवं तटीय वातावरण में प्रत्येक वर्ष 50 से 100 अरब टन रेत और अन्य अवसादों को निष्कर्षित किया जाता है। 2, क्या कह रहा है? उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 2 3 या 1 2 3। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों, यहाँ पर यदि हम बात करें डेटा प्लेटफॉर्म मैरीन सैंडवॉच के संदर्भ में, तो यह समुद्री पर्यावरण एवं बालू अन्य अवसाद के निष्कर्षण का पहला वैश्विक डेटा है। ये बात बिल्कुल सही है। इसे ग्रेट जिनेवा द्वारा विकसित किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह ड्रेजिंग जहाज़ों के संचालन की पहचान करने के लिए जहाज़ों के से स्वचालित प्रणाली सिग्नल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका उपयोग समुद्री एवं तटीय वातावरण प्रत्येक 50 से 100 अरब टन, प्रत्येक वर्ष 50 से 100 अरब टन, तो ये प्रत्येक वर्ष 4 से 8 बिलियन टन बालू, कितनी बिलियन टन बालू, रेत तथा अन्य अवसादों का निष्कर्षित करता है। यानी यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही होंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है विचार? समझिए। पुष्पोद्भिद फैनरोगेम में बीज रहित पौधे तथा पौधे जैसी संरचना होती है, जबकि क्रिप्टोगेम में बीज वाले पौधे होते हैं। गेम में एक विकसित संवहनीय प्रणाली का अभाव होता है, जबकि क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड देहरादून में किया गया है। तो बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं। ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन में ए केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है सभी 4। तो यदि हम बात करें तो मित्रों, पुष्पोद्भिद फैनरोगेम में बीज रहित पौधे जैसी संरचना होती है, ये बात क्या है? गलत है।
फैनरोगेम में एक विकसित सामान्य प्रणाली का अभाव होता है। ये भी बात क्या है, गलत है। भारत पहले क्रिप्टोग्रामिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही है, केवल 3 ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उसे समझते हैं। 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया गया था। क्या है वो, ए वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा, बी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई द्वारा, सी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा, या डी वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा। तो ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन में हमारा सही होगा जेडएसआई, यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा। कौन सा होगा, जेडएसआई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इसे समझते हैं। निम्न पर विचार कीजिए, करिए विचार, बताइए। निकेल, पायरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उपरोक्त में से कितने प्रदूषक राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत आते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के अंतर्गत कितने आते हैं? तो मित्रों NCP के अंतर्गत बात करते हैं तो 131। यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, पहले ज़रा इसके बारे में समझ लें। तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 2019 में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, और इन मानकों में गैर प्राप्ति शहर में जो 5 वर्षों से अधिक समय में राष्ट्रीय परिवेशी वायु मानकों से कम हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कौन से कथन वायु गुणवत्ता के अंतर्गत आते हैं? तो निकेल ये आता है, पायरीन आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंतर्गत नहीं आता। तो कितने ऑप्शन सही होंगे? 3 ऑप्शन इसके सही होंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है, 10 पर सॉरी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रामसर स्थल हैं और उसके लोकेशन बताए गए हैं और आपको बताना है कौन सा स्थल कहाँ पर है। चंद्रताल आर्द्रभूमि क्षेत्र स्थिति उत्तराखंड, सूर सरोवर आंध्र प्रदेश, सांख्य सागर उत्तर प्रदेश, अंशुपा झील मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें चंद्रताल आर्द्रभूमि, तो मित्रों ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है ये चंद्रताल आर्द्रभूमि। ठीक है, यदि हम सूर सरोवर के बारे में बात करें तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में है। सांख्य सागर की अगर हम बात करें तो सांख्य सागर आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अंशुपा झील की बारे में बात करें तो ये आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है मित्रों? उड़ीसा में है। यानी कोई भी सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। उत्तरी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के आसपास केंद्रित इसका तापमान अपेक्षाकृत मध्यम ठंडा रहता है। अधिकतर स्प्रूस, कुछ चीड़ और देवदार के साथ प्रमुख वनस्पति शंकुधारी सदाबहार हैं। जीव जंतुओं में पक्षी, बाज, फर वाले मांसाहारी, छोटे मिंक, एल्क, तेंदुआ, साइबेरिया बाघ, बुलवेरिन, भेड़िया आदि शामिल हैं। यह सबसे संभावित वर्णन है। तो यह किसका संभावित वर्णन है? सवाना वनस्पति का, टुंड्रा बायोम का, टेगा बायोम का, या शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति का। तो मित्रों उत्तरी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में आसपास में इसका बात की जाती है। तो ये है आपका टेगा बायोम क्षेत्र का। किसका है मित्रों? टेगा बायोम क्षेत्र का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्या कह रहा है, अधिपादप एपिफाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, वे मेजबान पौधे की सतह पर उगते हैं। मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने में सहायता करते हैं। ये प्रकृति में परजीवी होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? क्या पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो जरा देखते हैं। पहला, ये मेजबान पौधे की सतह पर उगते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने में सहायता करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये प्रकृति में परजीवी होते हैं, ये बात गलत है। ये प्रकृति में परजीवी नहीं होते हैं, बल्कि ये प्रकृति में सहजीवी होते हैं। क्या हैं ये आपके सहजीवी हैं। यानी ऑप्शन 3 हमारा गलत है। कितने सही हैं? 2 सही हैं। यानी कितने हो गए आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। क्या, निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या कह रहा है ये विचार में, निम्नलिखित प्रकार के, पहला हरा शैवाल साइनोबैक्टीरिया डाइटम डाइनोफ्लेजिल्टेस उपरोक्त में से कौन से महासागर की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 3, 4 या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे बात करें किस प्रकार के महासागरों में खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं, तो ये खाद्य श्रृंखला के महासागरों में प्राथमिक उत्पादक हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 14 हमसे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है जरा देखिए हम लोग। क्या है, पहला कथन, यह अधिनियम केंद्र सरकार को सभी उद्योगों के संचालन, निषेध, बंद करने या विनियमन करने का निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत है। कथन 2, इस अधिनियम को लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल कर दिया है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? पहला, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 2 1 की व्याख्या है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। कथन 2 सही है किंतु 1 गलत है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये दोनों कथन क्या है हमारे सही हैं, लेकिन ये दूसरा 1 की व्याख्या नहीं करता है। क्या, व्याख्या नहीं करता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, जरा उसे समझते हैं। महासागर अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, यह महासागर द्वारा कार्बन यौगिक अपशोषण के कारण पीएच में कमी है। यह कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करता है और इसलिए कम कैल्सीभवन होता है। यह सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए कम संचारक बनाता है। यह केवल गहरे महासागरीय क्षेत्रों में होता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और या केवल 4, सभी चारों सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो मित्रों, कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं इस पर देखते हैं। महासागरों द्वारा कार्बन यौगिकों का अवशोषण के कारण महासागर पीएच मान में कमी आई है, ये बात बिल्कुल सही है। यह कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करता है और इसलिए कम कैल्सी भाव होता है, ये भी बात सही है। यह सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए कम संरक्षारक बनाता है, ये बात क्या है? गलत है। यह केवल गहरे महासागरीय क्षेत्रों में होता है, ये भी बात क्या है? गलत है। केवल गहरे समुद्री क्षेत्रों में नहीं होता है। ठीक है,
यस, गहरे में नहीं, तटीय मुहानों पर भी ये उपलब्ध है। यानी कितने सही हैं? 2 ऑप्शन हमारे सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 16। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 4 या डी अनुच्छेद 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऐसा अनुच्छेद विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं के नामों को परिवर्तन करता है, तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 3, यानी आर्टिकल 3 संसद और को राज्यों की सीमा बदलने, केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा निर्धारित करने का अधिकार देता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 22 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। दंडात्मक हिरासत के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। 2 निवारक हिरासत से सुरक्षा केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। 3 निवारक हिरासत कानूनों के तहत किसी भी व्यक्ति के हिरासत किसी भी परिस्थिति में 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। 4 यह राज्य विधायिका के पास अधिकतम अवधि निर्धारित करने का अधिकार है जिसके लिए किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 2 और 3, ऑप्शन 3 सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 2 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा दंडात्मक हिरासत में व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर विषय की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे की अगर हम बात करें निवारक हिरासत केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं, ये बात गलत है, विदेशियों को भी है। तीसरे की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा था? कह रहा निवारक हिरासत विषय में अधिकतम परिस्थिति में 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती, ये बात गलत है। अधिकतम 3 महीने या उससे अधिक भी उसे सज़ा हो सकती है। ठीक है, और चौथा भी हमारा गलत है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक ऑप्शन सही है। कौन सा? केवल एक ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हुआ, और वो ऑप्शन है ए, क्या? केवल एक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है 18? मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना 42वें संविधान अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित कर्तव्यों की मूल सूची का हिस्सा रहा है। देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है। संविधान न्यायालय द्वारा उनके सीधे प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? क्या? उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो यदि हम बात करें 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे अपने शिक्षा को 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से, ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। ये 86वें संविधान संशोधन से बात की गई है। किसमें से? 86 में 51A में जोड़ा गया है। ठीक है, देश की रक्षा करने की संबंध में आवश्यकता पड़ने पर सेवा प्रदान मूल कर्तव्यों में शामिल है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। संविधान न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तन का प्रदान नहीं करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कौन सा सही है? केवल तीसरा सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा होगा केवल 1, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? उसको समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 से 15% के बीच होती है, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत
पद धारण करता है, वहीं अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं सही है। तो मंत्रिपरिषद कुल सदस्य संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या की 10 से 15% के बीच में होती है। मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या क्षमता लोकसभा के 15% होनी चाहिए, 10 का कोई प्रोविज़न नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, ये भी बात बिल्कुल गलत है। मंत्रिपरिषद दोनों सदनों के नहीं, केवल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है, यानी तीनों गलत हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनयुग्मों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल अध्यक्ष, राजनीतिक मामलों के मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्रिमंडल, संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति, रक्षा मंत्री, आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति, वित्त मंत्री। उपरोक्त कितने युग्म सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, सभी 4। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, राजनीतिक मामलों मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री सही है। संसदीय कार्य मंत्रिमंडल समिति में संसदीय कार्य मंत्री गलत। सुरक्षा मंत्रिमंडल समिति रक्षा मंत्री गलत। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल की समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री, ये भी क्या है? गलत है। यानी केवल कौन सा सही है? केवल पहला युग्म सही है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समिति, सदन, कौन सी समिति सदन की प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के मामलों पर विचार करती है एवं सदन के नियमों में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करती है। लोकसभा में इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। तो बताना है ऐसी कौन सी समिति है। ठीक है, तो कार्य मंत्रणा समिति, समायोजन संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति। तो ये कौन सी समिति है? नियम समिति, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल निश्चित किया है। उपरोक्त में से कौन से सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, ये बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। न्यूनतम आयु, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यूनतम आयु नहीं, गलत। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित, ये भी गलत। यानी ऑप्शन दोनों गलत हैं। यानी क्या है आपका? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें गलत ही क्या करना था? बताना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जो राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं उसे अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, सही है। इस अवधि में राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होने पड़ेगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री रहेगा। ये भी बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी मित्रों? सही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो पहली बात तो पूर्णतः सही है, विधानसभा के निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य भी बन सकता है। यानी ऑप्शन बी हमारा 2 गलत, सी 2 गलत है, ए सही है। यानी कथन सी हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है 24, उसे समझते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, मुख्यमंत्री के कार्यकारी आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन की प्रक्रिया के समान।
तो यहाँ पर बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन की प्रक्रिया के समान, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 25। पीसा अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5वीं और 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू होता है। यह ग्राम सभा को पंचायत द्वारा कार्यान्वयन से पूर्व आरंभ की गई विकास योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है। गौण खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन यह 5वीं और 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू होता है। ये बात आपकी गलत है। यह ग्राम सभा को पंचायत द्वारा क्रियान्वयन से पूर्व स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है। ये बात क्या है आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, यह दोहन के लिए रियायत प्रदान करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी 2 कथन सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है? 6वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति स्वशासी जिले या क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक आयोग को नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित और पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 और ना 2। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर संबंधित किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट करने का अधिकार आयोग नियुक्त करता है। ये बात गलत है। राज्यपाल स्वशासी जिलों में स्थापित पुनर्स्थापित कर सकता है। ये बात क्या है? सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं। एकात्मक विशेषताओं में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें बतानी हैं। ठीक है मित्रों, तो अगर हम बात करें एकल संविधान है राज्य और केंद्र का, ये बात सही है। एकीकृत न्यायपालिका है, ये भी एकात्मक का संघात्मक बातें की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति भी सेंटर को पावर देती है। अखिल भारतीय सेवाएं, यानी ये चारों चीज़ें एकात्मक संघवाद के बारे में बताती हैं, यानी आपका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है 28, उसे समझते हैं। संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जिसकी उत्पत्ति सरकारी आयोग की सिफारिशों से हुई है। भारत के राज्य क्षेत्र के संदर्भ सर्वत्र संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को पूरा विश्वास की मान्यता दी जाएगी। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, ठीक है, संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी, नदी घाटी जल का उपयोग, वितरण, नियंत्रण संबंधी विवाद शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय परिषद एक वैधानिक निकाय है और इसकी उत्पत्ति सरकारी आयोग की, ये बात बिल्कुल गलत है। संवैधानिक निकाय है और सरकारी आयोग की इसमें कोई योगदान नहीं है। भारत के सर्वत्र संघ और प्रत्येक राज्य सार्वजनिक न्यायिक कार्रवाई पूरा विश्वास, पूरी मान्यता दी जाएगी। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी पहला और तीसरा कथन क्या है हमारा? सही होगा, जबकि दूसरा कथन क्या है हमारा? गलत होगा। क्या? दूसरा कथन हमारा गलत होगा, यानी केवल 2 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है? संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति के संबंध में बताइए। यह संविधान के भाग 11 के तहत एक विधिक अधिकार है। ओके, आगे चलते हैं। इसे संसदीय विधान माध्यम से विनियमित या संशोधित
किया जा सकता है। यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। यह केवल कार्यकारी प्रक्रिया के तहत निजी संपत्ति की रक्षा करता है। तो यहाँ पे बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर भाग 11 के तहत विधिक अधिकार। ये बात गलत है, ये भाग 12 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300A के अंतर्गत आता है। यानी पहला कथन हमारा गलत हो गया। विनियमित या संशोधित किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर हम बात करें निजी संपत्ति की क्रिया आपके संपत्ति की रक्षा करता है, ये भी बात सही है। यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं था। क्या? संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं था, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी 2, 3, 4 कथन सही हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 3 कथन सही हैं। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, कौन पूछा गया है? नहीं है। निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं, ठीक है, यह निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अलावा भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए भी चुनाव आयोजित करता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया पात्र है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मापदंड निर्धारित किया गया है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इसमें से संविधान के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में न्यूनतम आयु मापदंड निर्धारित किया गया, ये बात पूर्णतः गलत है। आयु नियुक्त नहीं की गई है। बाकी ये सारी बातें सही हैं। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है 30? आपातकालीन प्रावधानों के संसदीय अनुमोदन तथा निरसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। उद्घोषणा को रद्द करने के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। 38वें संशोधन से पूर्व उद्घोषणा को राष्ट्रपति स्वयं ही रद्द कर सकता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो मित्रों देखते हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं। 42वें संशोधन में आपातकाल की उद्घोषणा, ठीक है, तो देखते हैं 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा इसके जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य है। ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, सही नहीं है। दोनों सदनों के, ये 42वें में नहीं था, ये 44वें संविधान संशोधन में था। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। आपातकाल की उद्घोषणा से दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, सही है। उद्घोषणा के रद्द होने में सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, ये बात गलत है। 38वें संविधान संशोधन से पूर्व उद्घोषणा में राष्ट्रपति स्वयं ही इसे रद्द कर सकता है। नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। यानी केवल आपका कौन सा सही है? दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत में राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 134A के अंतर्गत राजद्रोह के दंड का प्रावधान किया गया है। यह विधि सरकार द्वारा विरुद्ध निष्ठाहीनता, शत्रुता की भावना और असहमति
सहमति करती है, यह एक प्रशंसनीय और गैर जमानती अपराध है। इस विधि के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वर्जित कर दिया जाता है। उपरोक्त कथनों में कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में, पहला कथन आईपीसी की धारा 134 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, ये बात बिल्कुल गलत है। आईपीसी की धारा 134 नहीं, आईपीसी की धारा 124 है। ठीक है मित्रों। दूसरा, यह विधि दिष्टाहीन शत्रुता असहमति में समाहित है, नहीं है, ये भी बात गलत है। ठीक है। तीसरा, अगर हम बात करें यह प्रशंसनीय गैर जमानती अपराध है, नहीं, यह जमानती अपराध है, ये भी कथन गलत है। इस विधि के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वर्जित कर दिया जाता है, वर्जित, ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन सही है। चौथा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2005 से उत्पन्न होने वाले संपत्ति विभाजन के लिए महिलाओं को सहदायिक के रूप में मान्यता दी गई है। इस विधि के अंतर्गत बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं आर्य समाज, ब्रह्म समाज अनुयायियों को भी सभी हिंदू माना जाता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2000 ये जो बात है ये 1956 से मानी गई है, हिंदू मैरिज एक्ट से। तो ये कथन यहाँ पर गलत होगा, जबकि पहला कथन सही होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है 34, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया, केन्या के मध्य समय सीमा बनाती है। तंगानिका झील जेरे तंजानिया, जोम्बिया के मध्य सीमा बनाती है। चाड झील चाड, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून के मध्य सीमा बनाती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर जो ये कथन दिए गए हैं, ये तीनों कथन आपके क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है 35? निम्नलिखित बंदरगाहों को बताया गया है और कितने सुमेलित हैं ये पूछा गया है। जरा देखते हैं ऑप्शन। कोच्चि बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। कोलकाता बंदरगाह एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह। बधावन बंदरगाह भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन मिला हुआ है सही, तो मित्रों कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। और यदि हम बात करें कोच्चि बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, ये भी बात बिल्कुल सही है। बधावन बंदरगाह भारत का 12वां नहीं, भारत का 13वां बंदरगाह है, ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो ऑप्शन कितने सही हैं? 2 युग्म सही हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, पहाड़ियाँ और अवस्थिति। शेष चलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, जवादी मध्य प्रदेश, सतमाला उड़ीसा, अन्नाईमुडी केरल। तो बताना है कौन सा सही है। सतमाला पहाड़ियों के बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। जवादी पहाड़ियों के बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु में है। शेषचलम पहाड़ियों के बारे में बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, सही है। अन्नाईमुडी के बारे में बात करें तो ये केरल में है। यानी 2 यहाँ पर सही सुमेलित हैं। कितने सुमेलित हैं? 2 सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः वर्ष का सबसे बड़ा दिन दिसंबर माह के दूसरे भाग में, दिसंबर माह के पहले भाग में, जून माह के पहले भाग में, जून माह के दूसरे भाग में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा? दिसंबर माह के दूसरे भाग में दिन बड़ा होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38? समझिए।
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क को गलाने के लिए मैंगनीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मैंगनीज मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है। राजस्थान में मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, रंग रोगन और बैटरी के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपका कौन कौन सी बातें सही होंगी। लौह अयस्क मैंगनीज का महत्वपूर्ण अयस्क है, सही है। मैंगनीज मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों, ये भी सही है। राजस्थान का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं, आंध्र प्रदेश है। और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, ये सही है। यानी 1, 2 और 4 ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। क्या है, एस्टोनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, बेलारूस, लिथुआनिया, मैसेडोनिया। तो इनमें से बताइए कौन से देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। 2, 3, 4, 5। तो इनमें से कौन से देश, कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पोलैंड सीमा साझा करता है। कौन कौन करता है, पोलैंड सीमा साझा करता है, बेलारूस सीमा साझा करता है, ठीक है, एस्टोनिया, मोल्डोवा, पोलैंड, हंगरी, रूस, स्लोवाकिया। मोल्डोवा, स्लोवाकिया, यानी स्लोवाकिया। एस्टोनिया, लुथियानिया और मैसेडोनिया नहीं करते हैं, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है 40, उसे समझिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश भारत में कुल अधिष्ठापित विद्युत लगभग 5% जल विद्युत से प्राप्त है। अधिष्ठापन क्षमता के संदर्भ में भारत की दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता 1,48,700 मेगावाट अनुमानित है। भारत में जल विद्युत उत्पादन 19वीं सदी के अंत में दार्जिलिंग को विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 1897 में एक जल विद्युत संयंत्र स्थापना के साथ शुरू हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर मित्रों भारत में कुल अधिशायी विद्युत क्षमता का लगभग 5% जल विद्युत, ये बात बिल्कुल गलत है। भारत में जल विद्युत की क्षमता 11% है। कितनी, 11%। अधिष्ठापन क्षमता में 1 लाख मेगावाट अनुमानित है, ये बात सही है। भारत में 19वीं सदी के अंत में 1897 में एक विद्युत संयंत्र स्थापना शुरू की गई थी, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन में कितने सही होंगे, केवल 2 सही होंगे, बी और सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है 41, उसे समझते हैं। लौह अयस्क के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक देश में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड में लौह अयस्क 25% भंडार मौजूद हैं। यह देश में कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 11.1% उत्पादन करता है। भारत विश्व में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन से ऑप्शन सही होंगे, कितने कितने सही हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें कर्नाटक देश में तीसरा सबसे बड़ा, ये बात बिल्कुल सही है, कर्नाटक देश का तीसरा बड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट पर। झारखंड लौह अयस्क का कुल 25% भंडार मौजूद हैं। तो मित्रों झारखंड में लौह अयस्क का 25% और कुल लौह अयस्क उत्पादन का 11 पॉइंट, ये बात बिल्कुल सही है। भारत विश्व लौह अयस्क का तीसरा नहीं 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा सही है, 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, ये बात गलत हो जाएगी, यानी 2 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कर्नाटक, केरल, असम, उड़ीसा उपयुक्त में से कितने राज्यों को आमतौर पर एरिका नट उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। केवल 1 राज्य, केवल 2 राज्य, 3 राज्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें एरिका तट के रूप में जाना जाने वाले कौन कौन से हैं, तो वो है आपका कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु, ठीक है, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो कितने राज्य हैं, यहाँ 3 राज्य हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3। इनके अलावा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल है। कौन कौन हो जाएगा, तमिलनाडु और
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जो है वो नहीं है। बेटल नट या सुपारी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के पास। क्या कह रहा है? जल आशय और राज्य हैं। राणा प्रताप सागर जलप्रपात कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। कहाँ पर है मित्रों? राजस्थान में। पंचेत की अगर हम बात करें, पंचेत कहाँ पर है? पंचेत आपका झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। तिलैया की बारे में बात करें तो ये भी कहाँ पर है? आपका झारखंड में है। राम कुंडकम के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है? आपका तेलंगाना में है, ठीक है। तो कितने ही सुमेलित हैं? तो केवल एक सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है इसे समझो। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहित्यिक रचना लेखक इरामावतारम कंबन, रामचंद्र चरित पुराण, पंचतंत्र, लीलावती प्रबंधम। तो आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितने सही हैं। इरामावतारम या रामावतारम तो ये कंबन द्वारा लिखी गई है। तमिल रामायण है। रामचंद्र पुराण के बारे में अगर हम बात करें तो नागचंद्र द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? नागचंद्र, ठीक है। या इनका नाम है अभिनव पंप, अभिनव पंप द्वारा है, ठीक है। लीलावती प्रबंधम, लीलावती पंचरात्रम के बारे में बात करें तो ये भास द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? भास द्वारा लिखित है, ये भी सही है। लीलावती प्रबंधम के बारे में अगर हम बात करें तो ये नेमिनाथ या नामचंद्र, ये भी सही सुमेलित है। कितने सही सुमेलित हैं? तो 1 2 3 यानी 1 3 4, 3 सही सुमेलित हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखते हैं 45 क्या कह रहा है। महिला स्वतंत्रता जिसके लिए जाना जाता सेनानी, ठीक है। मातंगनी हजारा तमलुक पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करने के लिए 6000 से अधिक सेनानियों का नेतृत्व किया। ए.बी. कट्टीमालु अम्मा अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया एवं तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। अरुणा आसिफ अली गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराया। तो बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, मातंगनी हजारा तमलुक हजारा नेतृत्व किया, ये सही सुमेलित है। अरुणा आसिफ अली ये भी सही सुमेलित है। ए.बी. कट्टीमुल्लू अम्मा ये सही सुमेलित नहीं है। ये जो बात की गई है ये की गई है कनक लता बरुआ के लिए। किसके लिए? कनक लता बरुआ के लिए ये बात की गई है। यानी 1 और 3 यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या कह रहा है 46? भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, फ्रांसवा वर्नियर, पीटर मुंडी थे दरबारी इतिहासकार भारत। तो इनके बारे में यदि हम बात करें तो ये सब के सब भारत आए हुए यात्री हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या कह रहा है 47? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फेयंस व्याख्या करता है फेयंस शब्द की? किसानों द्वारा तैयार माल का उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल। ओके। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एक प्रकार का उपकरण। यह सामग्री कृत्रिम रूप से उत्पादित की जाती है और इसका उपयोग मोती, झुमके, छोटे बर्तन के निर्माण में किया जाता है। आगे क्या है? हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के उपयोग में किया जाने वाला एक प्रकार का अर्धकीमती पत्थर। तो अगर हम फेयंस के बारे में बात करें तो ये है ऐसी सामग्री जिससे ये छोटे बर्तन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। वेदों में शाश्वत सत्य समाहित है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैदिक यज्ञों दृढ़ता से की जाती है। उपरोक्त कथन प्राचीन भारतीय दर्शन
में निम्नलिखित में से किस प्रणाली की मूल मान्यताओं को एक प्रदर्शित करता है? सांख्य, वैशेषिक, न्याय या मीमांसा? तो ये प्रदर्शित करता है आपका किससे? मीमांसा से, क्योंकि सांख्य जो है वो गणना को दर्शाता है, ठीक है। वैशेषिक जो है दर्शन भौतिक तत्व को बताता है और न्याय तर्कशास्त्र के बारे में बात करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मध्यकालीन शहर मांडू निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गौरी वंश की राजधानी थी। इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर ने की थी। मांडू की पठान वास्तुकला दिल्ली की संरचनाओं की तरह है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? क्या बताना है? कितने कथन सही हैं? ठीक है, यह गौरी वंश की राजधानी थी, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना होसंग शाह किसने की थी? होसंग शाह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? होसंग शाह द्वारा की गई थी, यानी ये गलत है। मांडू वास्तुकला की संरचनाओं की तरह है, ये बात सही है, यानी 1 और 3 कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है? भारत में गुफा और परंपराओं के संदर्भ में महाजनक जातक, उमग जातक, मारा विजया निम्नलिखित में से किस गुफा समूह में देखे जाते हैं? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, बाघ? तो ये देखे जा सकते हैं कहाँ पर? अजंता की गुफाओं में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या कह रहा है 51? क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। कथन 2, लियाकत अली खान द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, कथन 2 सही है, कथन 2 सही व्याख्या करता है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि लियाकत अली खान द्वारा पृथक राष्ट्र बनाने की घोषणा यहाँ पर लियाकत अली खान नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग डालने के लिए किया गया था। और पहला कथन तो पूर्णतः सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है 52? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेज़ों, फ्रांसीसी, डचों, मसूलीपट्टनम ने अपने कारखाने स्थापित किए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। रोडोल्फ एक्वालिया, एंथोनी मैनसागरत जहांगीर के दरबार में आए थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, पहला मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, ये बात बिल्कुल सही है। अल्बुकर्क भारत में ब्लू स्टार पॉलिसी अल्बुकर्क नहीं लेके आए थे। ठीक है, ये गोवा जीता था, इन्होंने क्या जीता था? गोवा जीता था, ये गलत हो जाएगी। रोडोल्फ एक्वा एंथोनिया जहांगीर के दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में ये भी नहीं आए थे, यानी कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी फसल का उत्पादन मध्यकालीन में शुरू हुआ था? मक्का, आलू, मिर्च, मक्का कंदन, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, चावल? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मक्का, आलू, मिर्च जो पुर्तगाली लेके आए थे, मध्यकालीन में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या कह रहा है 54? उसे समझते हैं। आधुनिक मनुष्यों के करीबी रहे विलुप्त निएंडरथल के जीनोम मानचित्र करने के लिए संवेद पावो ने नोबेल पुरस्कार जीता। इन्होंने निएंडरथल के डीएनए का विश्लेषण और आक्रमण किया। डीएनए में अधिकांश आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जबकि बहुत छोटे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम हजारों प्रतियां व्याप्त होती हैं। उपरोक्त कथनों में कितने सही हैं? तो यदि हम उपरोक्त कथनों के बारे में बात करें, तो उपरोक्त कथनों में आप
बात करते हैं तो इसका निएंडर डीएनए के विश्लेषण अनुक्रमण किया जाता है, ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य करीबी रहे विलुप्त निएंडर मानचित्र में पावो नोबेल पुरस्कार जीता, ये बात बिल्कुल सही है। डीएनए अधिकांश आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं जबकि छोटे माइटोकॉन्ड्रियल जीनों में हजारों प्रतियां व्याप्त होती हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ये भी कथन क्या है हमारा, सही है, यानी 2 गलत 1 और 3 सही, यानी कुल 2 कथन क्या हो गए हमारे, सही हो गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। कथन 1, आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट स्थापित किया गया है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। कथन 2, लैग्रेंज पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं, सही हैं और एक दूसरे क्या करते हैं, दूसरा व्याख्या करता है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वेव 4.0 वैकल्पिक नाम क्या है जो वर्ल्ड वाइड वेव का भविष्य की परिकल्पित चरण है जिसमें अत्यधिक बौद्धिक अनुप्रयोगों तथा निर्बाध मानव कंप्यूटर के संपर्क में विशेषता होने की उम्मीद है। हाइपर क्लिंग वेव, संवर्धित वेव, वर्चुअल वेव या सिम्बियोटिक वेव। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा सिम्बियोटिक वेव का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर, देखते हैं 57 क्या कह रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सार्वभौमिक लंबी दूरी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, और यह मिसाइल प्रणाली पर आधारित है। इसमें एक ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन के साथ 3 चरण वाली मिसाइल है। यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है। ब्रह्मोस मिसाइल सार्वभौमिक लंबी दूरी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बात क्या है, बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, भारत और रूस की 2 नदियां ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवो की नदियों के नाम पर बनाई गई है। ठीक है, मैक ध्वनि यानी ये एक बैलिस्टिक नहीं, ये एक क्रूज मिसाइल है। क्या है, क्रूज मिसाइल है। इसमें ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन एक साथ काम करते हैं। ये भी बात क्या है, गलत है। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य, यानी केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। रेड शिफ्ट परिघटना विस्तारित ब्रह्मांड और बिग बैंग सिद्धांत को समझने की महत्वपूर्ण निभाती है। रेड शिफ्ट घटना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रेड शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि आकाशगंगाएं किसी पर्यवेक्षक से दूर हो जाने पर लंबी तरंग दैर्घ्य के साथ प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। रेड शिफ्ट पूरी तरह से प्रकाश पर पास की विशाल वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होती है। रेड शिफ्ट आंतर तारकीय धूल कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। रेड शिफ्ट को दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अन्य भागों में नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS जल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक संयोजन है। यह निर्जलीकरण को रोकने का तरीका है। 2, अंतःशिरा चिकित्सा उपलब्ध संभव नहीं होती तो दस्त होने पर निर्जलीकरण को रोकने के लिए इसके उपचार के लिए अंतःशिरा पुनर्जनन चिकित्सा का एक विकल्प है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो रिहाइड्रेशन जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का संयोजन है, नहीं, ये जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का संयोजन नहीं बल्कि जल, ग्लूकोज और नमक का संयोजन है। किसका है, नमक का। पहला गलत, दूसरा चिकित्सा उपलब्ध संभव नहीं, ये बात सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2 ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है, तपेदिक टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है गैर संक्रामक रोग है, ठीक है, ठीक है, यह एक बैलेसिक माइक्रोबैरियम के कारण होता है। दवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार के लिए बैटक्विलिन डोलामेनेट का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं। तो उपयुक्त कथनों में से अगर हम बात करें
तो यह गैर संक्रामक रोग है, नहीं यह संक्रामक रोग है, ये बात गलत है। बैलेसिक माइक्रोब कारण होता है, ये बात सही है। बैसिलस दवा टीबी के उपचार के लिए बेडिक्विलिन डायनोमेड का उपयोग किया जाता है, यानी केवल 2 कथन 2 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या कह रहा है, बायो कंप्यूटर प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के सम्मिश्रण से एक उभरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। डेटा विश्लेषण के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम विकसित करना, अभिकलनात्मक कार्यों के लिए जैविक अणुओं और प्राणियों के उपयोग करना, पारंपरिक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ाना, कंप्यूटर में जैविक यांत्रिकी उपयोग का परीक्षण करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो ये अभिकलनात्मक कार्यों के जैविक अणुओं का उपयोग करना सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 62 दुर्लभ मृदा तत्वों REE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RE केवल पृथ्वी पर पाए जाते हैं, किसी अन्य खगोलीय पिंड पर मौजूद नहीं है। ये बात देखते हैं। RE तन 15 एक समूह है जिसमें मुख्य रेडियोधर्मी सामग्री शामिल है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा RE उत्पादक निर्यातक है। REE का उपयोग मुख्य रूप से कृषि उर्वरकों में प्रदान किया जाता है। कौन से सही हैं, केवल 1, केवल 3, 3 और 4, 1, 2 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर केवल तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, यानी बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। करो विचार। हाल ही में समाचारों में रहे ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ सॉइल पॉल्यूशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, करिए। यह इसका उद्देश्य अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका और में वायु प्रदूषण की निगरानी करना है। इसे कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रमोचित किया गया था। यह प्रकाश, दृश्यमान और पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य के प्रति संवेदनशील है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? उपरोक्त कथनों में से अगर सही की बात की जाए तो मित्रों, उपरोक्त कथनों में से इसका उद्देश्य अंतरिक्ष अमेरिकी वायु प्रदूषण की निगरानी करना, बात बिल्कुल सही है। इसे कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने मुहिम किया था, तो इसे कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी नहीं बल्कि अमेरिका की नासा द्वारा प्रमोचित किया गया था, यानी 2 गलत। यह प्रकाश, दृश्यमान और पराबैंगनी, ये बात सही, यानी 1 और 2, यानी केवल 1 और 3 सही है, यानी 2 कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों में से 3 पेरेंट बेबी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 3 अलग अलग माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री के साथ जन्मा संतति। एक बच्चा जिसका पालन पोषण सह पालन व्यवस्था में 3 देखभालकर्ताओं द्वारा किया जाता है। 3 दाताओं के साथ इन वेट्रो निषेचन के माध्यम से जन्मा संतति। विभिन्न माता पिता के 3 माइटोकॉन्ड्रियल DNA के माध्यम से जन्मा संतति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा 3 अलग अलग माता पिताओं के साथ जन्मा संतति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहा है, जेनेरिक दवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें औषधि प्रसाधन सामग्री नियम 1940 के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है, जेनेरिक दवाओं के आमतौर पर अपने समकक्ष प्रभावकारिता के कारण ब्रांड नाम वाली दवाओं की तुलना अधिक महंगी होती हैं। जेनेरिक दवाओं का विकास विपणन उन्हीं दवाओं की कंपनियों द्वारा किया जाता है जो ब्रांड नाम वाली दवाओं का उत्पादन करती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना है। तो इसके बारे में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन्हें औषधि प्रसाधन सामग्री 1940 के तहत परिभाषित किया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। उन्हें 1940 के अधिनियम 1940 के नियम 1945 की जेनेरिक दवाओं, वर्तमान में औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत के नियम 1945 किसके 45 के जेनेरिक दवाओं के से बताया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है,
दूसरा क्या कह रहा है, जेनेरिक दवाएं आमतौर पर समझौता ब्रांड वाली दवाओं की तुलना में अधिक महंगी नहीं, ये सस्ती होती हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया है। तीसरे पे चलते हैं, जेनेरिक दवाओं के विकास विपणन उन्हीं दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है जो ब्रांड नाम वाली दवाओं का उत्पादन करती हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जन औषधि जेनेरिक दवाओं के लिए दवाओं को बढ़ावा देना है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या है यहाँ पर, कितने सही हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितने सही हैं, केवल 1, यानी चौथा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। प्रयोगशाला में विकसित किए गए हीरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगशाला में विकसित हीरों की रासायनिक संरचना भौतिक गुण प्राकृतिक हीरे के समान ही होते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे अपनी विनिर्माण प्रक्रिया के कारण प्राकृतिक हीरे की तुलना में कम पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। कौन से कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर बात करें, एक सही है और दूसरा क्या है हमारा, गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है 67, इसको समझते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाले उत्पादन कारकों होने वाली आय शामिल है, भारत कार्यरत विदेशी आय भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों ये दोनों ऑप्शन हैं क्या हैं हमारे, सही होंगे, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर सॉरी। क्या कह रहा है 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI सकल घरेलू उत्पाद GDP अवस्थितक बीच महत्वपूर्ण अंतरक सटीक वर्णन करता है। CPI में देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को कीमतें शामिल होती हैं, जबकि GDP अवस्थितक केवल उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर विचार करता है। CPI में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि GDP में अवस्थितक आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। CPI में अपने उत्पादन स्तर के आधार पर वस्तुओं के लिए अलग अलग भार का उपयोग करते हैं, जबकि GDP में अवस्थितक सभी वस्तुओं के भार नियत होते हैं। CPI और GDP अवस्थितक अपनी प्रणाली में समान हैं, किसी भी तरीके से भिन्न नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है, M1 में जनता द्वारा रखी गई मुद्रा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई शुद्ध मांग जमा शामिल है। M4 में धन आपूर्ति का सबसे तरल माप है जो दिन प्रतिदिन लेन देन के लिए आवश्यक है। तरलता के उच्च स्तर के कारण M3 को नैरो मनी भी कहा जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मित्रों आपका पहला कथन M1 में रखी गई मांगें ये बिल्कुल सही है। दूसरे कथन के बारे में बात करें तो M4 आपूर्ति सबसे तरल माप, ये बात बिल्कुल गलत है। M3 में नैरो मनी भी कहा जाता है, ये बात भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें केवल 1 सही है, ऑप्शन 1 हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तरलता पास शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऐसी स्थिति जिसमें धन की बढ़ती हुई आपूर्ति के कारण बंधपत्र कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसा परिदृश्य जिसमें बाजार की ब्याज दर में गिरावट की उम्मीद है जिससे बंधपत्र में पूंजीगत लाभ होगा। ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त धन प्रविष्ट की बजाय लोग बंध में रखना पसंद करते हैं। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है ऐसी स्थिति जो लोग अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन प्रविष्टि पर भी बंद पत्र के बजाय नकदी अतिशेष को जमा करते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा का प्रचलन, वाणिज्यिक बैंकों की जमा पूंजी, भारत सरकार द्वारा RBI के पास जमा पूंजी, RBI के पास वाणिज्य बैंकों की जमा पूंजी। उच्च शक्ति मुद्रा में उपरोक्त में से क्या शामिल है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर बात करते हैं 71 पर। क्या कह रहा है, ये सभी चीज़ें भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन FRBMA
के संदर्भ में बताइए। मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य जीडीपी के विकास दर के संबंध में निम्नलिखित नीतियों और संभावनाओं से संबंधित है। राजकोषीय नीति वक्तव्य वर्तमान नीतियों की जांच करने और महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों को किसी भी विचलन को उचित ठहराने के संबंध में। माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट विशिष्ट वित्तीय संकेतकों के लिए 3 साल की रोलिंग लक्ष्य के संबंध में। तो बताना है कौन से कथन सही हैं इसमें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई भी नहीं। तो मित्रों यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही होगा? मध्यम अवधि के राजकोषीय वक्तव्य जीडीपी विकास दर समय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं से संबंधित है, ये बात गलत है। राजकोषीय नीति वक्तव्य वर्तमान नीतियों की जांच करने और महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों को किसी भी को उचित ठहराने से संबंधित है, ये भी बात क्या हो जाएगी आपकी? सही हो जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट वित्तीय संकेतों को 3 साल के लिए रोलिंग करते, ये गलत है, केवल दूसरा सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल व्यय उधार सहित कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और शुद्ध ब्याज देनदारियों के बीच का अंतर है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे के बीच का अंतर, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या कह रहा है 74? सेवाएं स्थानांतरण आय प्रवाह सहित अदृश्य अगर कोई भारतीय अमेरिका कार्स अपनी कंपनी खरीदता है, एक चीनी ग्राहक को एक भारतीय कंपनी के शेयर की बिक्री करता है, प्रत्यक्ष एफडीआई, विदेशी संस्थागत एफआईआई और बाह्य भुगतान संतुलन के पूंजी खाता लेन देन में उपरोक्त में से कितने शामिल हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी चारों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पूंजी खाता लेन देन के बारे में बात करते हैं, स्थानांतरण प्रवाह सहित अदृश्य ये शामिल नहीं है, जबकि अमेरिकी कार कंपनी खरीदता है तो ये पूंजी खाता में है। एक चीनी ग्राहक भारतीय कंपनी का शेयर बिक्री करता है, ये भी है, और एफडीआई एफआईआई ये भी है। यानी अगर हम बात करते हैं तो 3 इनमें से आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। लिबर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिबोर एक बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर वैश्विक बैंक एक दूसरे को अल्पकालिक ऋण देते हैं। लिबोर को सोफर सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग दर द्वारा स्थापित किया जाएगा। आरबीआई बैंकों को एमआईबीआर ओआर पूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करने के कहा गया। लिबोर पर आधारित उपरोक्त में से कितने सही हैं ये बताने हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, लिबोर बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर वैश्विक एक दूसरे को अल्पकालिक ऋण देंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। लिबोर एक एसओएफआर सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा, ये भी सही है। आरबीआई ने एमआईबीओआर को पूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करने के को कहा है जो पर आधारित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये भी बातें क्या हो जाएंगी? सही हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? 1, 2, 3। तो यदि हम बात करते हैं उपरोक्त में से तीनों कथन सही हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करने वाला कौन है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करने वाला इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट IEIU। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति के वृद्धि निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति बढ़ने से अर्थव्यवस्था की मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। मुद्रास्फीति बढ़ने से निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या कह रहा है 78?
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 1972 में गठित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। इसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्राथमिक कार्य सौंपा गया है। यह निर्यात के लिए समुद्री उत्पादों हेतु मानक और विशिष्टताएं भी निर्धारित करता है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 और कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों 1972 में गठित वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का वैधानिक निकाय, ये बात बिल्कुल सही है। समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने का प्राथमिक कार्य सौंपा गया, ये भी सही है। और हेतु मानक विशेषताएं भी निर्धारित करता है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विश्व बैंक समूह में निम्नलिखित में से किस का हिस्सा नहीं है? निवेश विवादों को निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी क्या है? पहला नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो निवेश विवादों के निपटारे की अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसका हिस्सा विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन NIPAM निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NIPAM का लक्ष्य भारत के उद्यमियों, युवा पेशेवरों को IP जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो यहाँ पर मित्रों ये दोनों ऑप्शन क्या हैं हमारे, गलत हैं। और ऑप्शन कौन सा होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। किसानों द्वारा बीज एवं खाद पर किया जाने वाला व्यय, भाड़े पर श्रमिकों की मजदूरी, ईंधन और सिंचाई की लागत, अवैतनिक पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य, स्वामित्व वाली भूमि का राजस्व माफ, शस्य के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित करते समय केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त में से कितने मापदंडों पर विचार करती है? 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर यदि हम बात करें केंद्र सरकार किन किन मापदंडों का पर विचार करती है, तो मित्रों केंद्र सरकार किसानों के खाद्य लिया जाने वाला व्यय पर करती है, भाड़े में मजदूरी पर व्यय करती है, ईंधन चाहे लागत पर व्यय करती है, ठीक है, और अवैतनिक पारिवारिक श्रम को आरोपित पर मूल्य पर व्यय करती है। यानी 1, 2, 3 और 4, केवल 4 पर विचार करती है। स्वामित्व वाली भूमि के राजस्व पर माफ़ करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर सॉरी, क्या कह रहा है 82, जरा इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का चयन और भर्ती में खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू करने की बात की गई थी? 33 के चार्टर, 13 के चार्टर, 53 के चार्टर या 1861 अधिनियम से? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भर्ती की खुली प्रक्रिया 53 चार्टर अधिनियम से की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विजयनगर साम्राज्य की आरनाइक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली की कई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई हैं। वे वंशानुगत क्षेत्रीय स्वामी थे। अगर राजाओं को एक प्रभावी युद्ध की शक्ति प्रदान की गई। उपयुक्त में से कितने सही हैं? 1, 2, 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपयुक्त में से विशेषताएं, दिल्ली सल्तनत ये सही है, वंशानुगत वाला सही है और विजयनगर राजाओं के प्रभावी युद्ध, यानी तीनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन साल भंजिका शब्द की व्याख्या करता है? बौद्ध संघ के में भिक्षुणी, एलिफेंटा गुफाओं में पत्थर की मूर्ति, नदी देवी का अवतार जो कि आमतौर पर नागर मंदिर में गर्भगृह प्रवेश द्वार पर किया जाता है, वह महिला जिसके स्पर्श से वृक्षों में फूल आए और फल लगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो साल भंजिका शब्द की व्याख्या वह महिला स्पर्श से वृक्षों में फूल आएं और फल लगें, इसके लिए साल भंजिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। चोलकालीन कांस्य मूर्तिकला के संदर्भ में नटराज
को निम्नलिखित में से किसका दमन करते हुए दिखाया गया है? मार, अपस्मार, त्रिपुरासुर या हिरण्यकश्यप? तो ये दिखाया गया है मित्रों अपस्मार को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हाल के समाचार पत्रों में प्रायः देखा जाने वाला ताकु शास्त्र शब्द किससे संबंधित है? कष्ट शिल्प विज्ञान, औसत विज्ञान पर संस्कृत ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन या युद्ध के अध्ययन से? तो ये जो है ये है आपके कास्ट शिल्प विज्ञान से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ख्याल संगीत के जनक का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ख्याल संगीत में ध्रुपद तुलना में तान को बहुत कम जगह दी गई है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर बात करें तो ख्याल संगीत की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। तुलना में तान, ध्रुपद की तुलना में तान को कम नहीं अधिक जगह दी गई है, यानी केवल एक सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया, सही बात है। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये भी सही है। 1887 में रामकृष्ण मिशन में शामिल हुए, जो गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित संगठन था, ये गलत है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये संगठन 1897 में बनाया गया था स्वयं विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र, राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से कितने व्यक्तित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के गर्म दल से संबंधित हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नेताओं के बारे में नाम बताना है। तो मित्रों यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन से गर्म दल के नेता थे, तो बिपिन चंद्र, ठीक है, ओके, अरविंद घोष, ओके, अश्वनी कुमार दत्त, ओके, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देखते हैं इनमें से कौन से थे जो गर्म दल के नेता थे। तो मित्रों अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पॉल, अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है, यानी कितने थे? 3, और राजनारायण बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो अगर हम बात करें तो राजनारायण बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आपके नरम दल के थे, ठीक है, यानी 1 2 3 4, यानी ये 4 थे। आपके ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, देखते हैं 90 क्या कह रहा है, 89 क्या कह 90 क्या कह रहा है। निम्नलिखित पुरस्कारों के बारे में बताना। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों को बढ़ावा देने के लिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट सीरीज प्रदर्शन करने के लिए, तेंजिंग नागरी राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार समुद्री भूमि वायु साहसिक गतिविधियों के लिए, अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन के सम्मानित करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इनमें से कौन ऑप्शन सही है। तो मित्रों ये सारे ऑप्शन क्या हैं हमारे? सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या कह रहा है 91? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार और बताइए हमें भी। ग्लोबल मीथेन प्लेज मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रक्रियाओं में उत्प्रेरित करने हेतु 2021 में COP 26 शुरू करने की पहल की गई है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक गतिविधियों की जानकारी विकसित और साझा करना है। अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला यूनेस्को की एक पहल है। वैश्विक मीथेन पहल का भागीदार देश WRI इंडिया, गैर लाभकारी संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के नेतृत्व में भारत
गैस संस्कारिक्रम ग्रीन हाउस उत्सर्जन को मापने में प्रतिबंधित करने के लिए एक उद्योग आधारित स्वैच्छिक ढांचा है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मित्रों यहाँ पर ये जो बातें की गई हैं, पहली, दूसरी, ठीक है, चौथी और पांचवी, ये सही है, जबकि तीसरी बात हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी ऑप्शन ए 1, 2, 4, 5 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्या कह रहा है 92, उसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वन्य संरक्षण अधिनियम WPA 1972 देश के पारिस्थितिकी पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से जंगली जानवरों, पक्षियों एवं पौधों की सुरक्षा प्रदान करता है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 ने विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए अनुसूचित संख्या घटाकर 1 कर दी गई है। क्या कर दी गई है, 1 कर दी गई है। तो बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। क्या, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो कथन सही है वो आपका पहला सही है, क्योंकि ये संख्या 4 से घटाकर 1 नहीं 2 कर दी गई है। यानी दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, ए सही, केवल 1 सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर 3 पर। क्या कह रहा है 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिलारी उत्तराखंड का छठा वन्यजीव कॉरिडोर है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। खीरम संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन सही एक भी नहीं होंगे। दोनों ऑप्शन क्या हैं हमारे, गलत हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि तिलारी उत्तराखंड में नहीं, तिलारी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है मित्रों, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाराष्ट्र का 7वां वन्यजीव कॉरिडोर है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। खीरम संरक्षण हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पर है, ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण की पहल पर्यावरण एवं वन्य जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र की अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी USAID द्वारा शुरू की गई है। C14 जलवायु संकट का सामना करने के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई करने हेतु विश्व के प्रमुख शहरों के लगभग 1000 महापौरों का एक नेटवर्क है। वनीकरण परियोजना झाड़ी युक्त पौधे विशेषकर सेन्ना स्पेटिबिलस को खत्म करने के लिए है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं, यहाँ पर पहला कथन द्वारा शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, ये गलत है। C40 जलवायु संकट सामना करने के लिए 100 महापौरों का एक नेटवर्क है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। बाष्पीकरण परियोजना झाड़ीयुक्त पौधों, ये भी कथन सही, यानी 2 सही हैं, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। देखते हैं क्या कह रहा है 95। हाल ही में चर्चा में फिनलैंडाइजेशन शब्द से तात्पर्य है। शीत युद्ध के दशक के दौरान फिनलैंड ने रूस और पश्चिम के बीच सख्त तटस्थता नीति अपनाई। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका के बीच शस्त्रीकरण समझौता हुआ है। ठीक है, इजराइल, UAE, बहरीन के बीच समझौता मध्यस्थता फिनलैंड ने की है। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड के बीच सहयोग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें फिनलैंडाइजेशन से तात्पर्य शीत युद्ध के दशक के दौरान फिनलैंड और रूस के बीच सख्त तटस्थता नीति अपनाई, ये बात सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर और देखते हैं भारत की मेज़बानी में G20 की थीम वासुदेव कुटुंबकम अर्थात एक विश्व एक परिवार एक भविष्य वासुदेव कुटुंबकम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, महाउपनिषद, कठोप, छंदोग्य। तो वासुदेव कुटुंबकम वन वर्ल्ड वन फैमिली ये महाउपनिषद के 6वें अध्याय में है। किसमें है मित्रों, 6वें चैप्टर में है। ठीक है, 6वें चैप्टर में 6, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97।
भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का समुद्री बेसलाइन 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। भारत अपने समुद्री क्षेत्रों में पाए जाने वाले समुद्री धन, खनिज, अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर दावा कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं हमारे? पूर्णतः गलत हैं, क्योंकि भारतीय बेस ठीक है, दोनों गलत हैं। ठीक है, समुद्री बेसलाइन 200 समुद्री, भारत का समुद्री क्षेत्र 12 समुद्री मूल तक विस्तृत है, बेसलाइन से 12 समुद्री माइल्स तक। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर आधुनिक दूरसंचार का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्टिकल फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताइए। क्या है? सुनिए। यह डेटा संचरित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, विद्युत संकेतों का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कुशल डेटा संचरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मुख्य रूप से तांबे का बनाया जाता है। नहीं, यह प्रकाश का उपयोग करके डेटा संचरित करने के लिए कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सही होगा। यह सिग्नल हानि, प्रचार और क्षति सुरक्षित होते हैं जो लंबी दूरी पर उचित डेटा संचरण सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। बराक नदी के संदर्भ में, बराक नदी म्यांमार के किंडविन नदी की सहायक है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए भारत के मणिपुर में प्रवेश करती है। कुसियारा और सुरमा दो सहायक नदियां हैं जो बराक नदी में विभाजित होकर बांग्लादेश पुनः मिल जाती हैं। भारत और बांग्लादेश ने कुसियारा नदी जल बंटवारे के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो मित्रों, बराक नदी म्यांमार के चिनवन सहायक नदी की पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नागालैंड मणिपुर सीमा के पास प्रवाहित होती है। कहाँ पर? नागालैंड और मणिपुर सीमा पर। ठीक है, कुसियारा के नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कुसियारा सुरमा दो सहायक नदियां, ये सही है। भारत और बांग्लादेश नदियों जल बंटवारे के लिए ज्ञापन साइन किया गया है, ये भी बात सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म ब्रह्मांड के निर्माता हैं, ज्ञान और शक्ति से में परिपूर्ण है एवं आत्माओं का तत्व से भिन्न है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस भारतीय दार्शनिक की मूल मान्यताओं को दर्शाता है? तो यह दर्शन दर्शाता है भारतीय मूल मान्यताओं के बारे में अगर हम बात करें तो माधवाचार्य से। किसके? माधवाचार्य से। ठीक है मित्रों, तो ये मित्रों दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या पहला है। शेष मॉडल टेस्ट पेपर ही शीघ्र हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट ज़रूर हमें बताइए। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, जिससे आप और आपके मित्रों को शीघ्र ही विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हों, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको अन्य संस्थानों के जैसे दृष्टि आईएएस संस्थान का तो यही, विजन आईएएस संस्थान, ध्येय आईएएस संस्थान, संस्कृति आईएएस संस्थान, इन सभी संस्थानों के और भी जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनके मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।